हेलो गाइस, तो वेरी गुड इवनिंग। तो फटाफट से लाइव आ जाइए फ्रेंड्स। आज के क्वेश्चन सेशन के अंदर कुछ और ही लाजवाब क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, इमेजेस के साथ में विद रैशनल पूरी डिटेल्स के साथ बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को अपन पढ़ेंगे, ताकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी इससे संबंधित भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप जो है उसको सॉल्व कर पाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पुट होता, बट अगर इससे कोरिलेट करता हुआ क्वेश्चन आएगा तो भी आप 101% उसको राइट करने की कोशिश करोगे या राइट ही होगा। ओके, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि हर एक अपडेट जो भी वैकेंसी का, रिजल्ट का या फिर अपनी क्लासेज होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आ सके। ओके, तो चलिएगा लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले कल का जो आपके लिए क्वेश्चन रखा था हमने लास्ट के अंदर, उस क्वेश्चंस के राइट आंसर की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस वो ये था, ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कब शुरू होता है। ओके, तो ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन है, हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो है प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। ओके, और ये जो है एक कोई एबनॉर्मल, ज़्यादा एबनॉर्मल वाली कंडीशन नहीं है, या फिर ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से अपनी डिलीवरी होगी, है ना, लेबर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना के रूप में भी अपन काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है और बहुत सारे के अंदर नहीं देखने को मिलता है। ये फॉल्स होता है, यानी झूठा होता है ये। ओके, ये इंडिकेशन नहीं होता कि लेबर अभी या डिलीवरी होगा। तो ये फ्रेंड्स इसकी बात करते हैं इनिशिएशन की, यानी स्टार्ट कब होता है। तो स्टार्ट तो ये एवरेज 6 वीक पे हो जाता है। जब 6 वीक रहता है, यानी 1.5 महीने का टाइम पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो है उस टाइम फील नहीं कर सकते, प्रेग्नेंट फीमेल उसको पता नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती। बट अपने इसलिए इसको कब पढ़ते हैं, इसको 6 वीक नहीं पढ़ते, 6 वीक पे स्टार्ट हो जाते हैं बट फील नहीं कर पाते। तो फील कब कर पाते हैं, इसको फील करने का जो टाइम पीरियड है वो है 16 से 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। 16 से 20 वीक की जो प्रेगनेंसी रहती है, 4 से 5 महीने की जो प्रेगनेंसी रहती है, उस टाइम फीमेल जो है फील कर सकती है कि उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फॉल्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नॉट इंडिकेट फॉर डिलीवरी, है ना, लेबर। तो यहाँ पे इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि स्टार्ट कब हो रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम इनिशिएट तो 6 वीक पे ही हो जाते हैं, बट फीमेल अपन क्या करती है, परस्यू करती है, फील करती है इस चीज़ को। तो 16 से 20 वीक का टाइम पीरियड जो होता है, उस टाइम पीरियड के बीच में जो है फीमेल फील कर सकती है कि हाँ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज की फर्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करते हैं। इमेज भी दिखा देंगे आपको लास्ट के अंदर, जो भी अपना इमेज वाला क्वेश्चन रखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्लास भी अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिएगा, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लेना बेल आइकन को, ताकि जो भी वैकेंसी रिजल्ट अपडेट आता है उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, द नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन 28 ईयर्स ऑफ ओल्ड अडल्ट, यानी 28 साल का कोई बंदा है, उसका नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछा है। और अपन ब्लड प्रेशर के अंदर क्या चीज़ देखते हैं, सिस्टोलिक देखते हैं और डायस्टोलिक देखते हैं। सिस्टोलिक क्या होता है, जो अपना हार्ट है, हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिस्टोलिक बीपी को इंडिकेट करता है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो रिलैक्स होता है, ओके, यानी जब रिलैक्स होगा वापस कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद में वेंट्रिकुलर, ऐसे बोल सकते हैं कि डीपोलराइजेशन के बाद में रीपोलराइजेशन अगेन होता है। डीपोलराइजेशन बोल दो, कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, एक ही चीज़ है, या फिर रिलैक्सेशन बोल दो या फिर रीपोलराइजेशन बोल दो, एक ही चीज़ है। जब डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होगी उस टाइम तो होगा सिस्टोलिक, और रीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन होगा जब वेंट्रिकल्स हार्ट का, उस टाइम होगा डायस्टोल। तो यहाँ पे पूछा है सिस्टोल। सिस्टोल के टाइम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम होता है, तो मोस्ट ऑफ जो बीपी है वो एवरेज 120 mmHg देखने को मिलती है। जबकि अपन पढ़ते हैं ना, जनरल बीपी कितनी होती है, 80 से 120 से 80 mmHg। ओके, ये बीपी रहती है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि सिस्टोलिक पूछा है तो 120, अगर डायस्टोलिक भी पूछता तो जाता 80। ओके, चलिएगा, अब बात करते हैं कि बेबी के अंदर, चाइल्ड के अंदर, इन्फेंट के अंदर कितनी बीपी देखने को मिलती है। इन्फेंट के अंदर ब्लड प्रेशर है वो कितना देखने को मिलता है, 80/50 रेंज की बात कर रहे हैं, है ना। इन्फेंट के अंदर जो बीपी ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है वो 80-50 देखने को मिलता है। एवरेज रेंज की बात कर रहे हैं, ऑप्शन के इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन को आप चूज़ कर सकते हो। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट काउंट आर डिक्रीज मार्कडली इन, प्लेटलेट काउंट है वो कौन सी कंडीशंस के अंदर डिक्रीज देखने को मिलती है? टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, रूमेटिक फीवर और डेंगू फीवर। फटाफट से फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा, प्लेटलेट्स काउंट किसके अंदर डिक्रीज देखने को मिलती है। फिर इन चारों ऑप्शंसों से संबंधित सभी अपने पॉजिटिव एजेंट वगैरह इसके जो हैं उनकी सभी की बात कर लेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, तो चलिएगा, बिल्कुल से सही आंसर आ रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है कि डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट डाउन देखने को मिलती है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे आपका डेंगू। ओके, तो डेंगू के अंदर प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भाई, टाइफाइड फीवर है उसको सेकेंड नाम से जाना जाता है, वो एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है इसको, एंटेरिक फीवर। ओके, और ये कोज किससे होती है? इसका पॉजिटिव एजेंट रहता है वो रहता है साल्मोनेला टाइफी। ध्यान रखना, टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है और पॉजिटिव एजेंट रहता है साल्मोनेला टाइफी। ओके, चलिए बात करते हैं मलेरिया की। मलेरिया के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम जो है उससे मलेरिया कोज होता है। ये प्लाज्मोडियम अलग अलग इसकी जो है प्रजाति के रूप में होता है, अलग अलग स्पीसीज इसकी होती है। मोस्ट ऑफ जो 4 टाइप्स की होती है ये मलेरिया की जो प्रजाति होती है। एक होती है फेल्सीफेरम, एक होती है वाइवैक्स, एक होता है ओवेल और एक होता है मलेरियाई, यानी प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये 4 टाइप्स के इसके टाइप्स होते हैं मलेरिया के। इसके अंदर फेल्सीफेरम जो होता है मलेरिया, ये सबसे डेंजरियस बोल सकते हैं। ओके, ये डेंजरियस टाइप का या सीवियर कंडीशंस वाला मलेरिया होता है जो कि अपने ब्रेन को इफेक्ट मोस्ट ऑफ करता है, फेल्सीफेरम। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है ये इंडिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स वाला जो है इंडिया के अंदर पाया जाता है। ओके, तो फॉल्सीफेरम, वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया 4 टाइप्स की प्रजाति इसकी होती है। फॉल्सीफेरम सबसे सीवियर होता है और वाइवैक्स जो होता है वो इंडिया के अंदर पाया जाता है। रूमेटिक फीवर की बात करते हैं। रूमेटिक फीवर किससे होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस भी बोलते हैं ना, उसकी वजह से जो है रूमेटिक फीवर कॉज होता है। अब बात करते हैं डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर जो है फ्लेवी वायरस यानी वायरल डिजीज़ है ये एक टाइप से। तो फ्लेवी वायरस जो है उससे डेंगू फीवर होता है, यानी फ्लेवी वायरस की वजह से डेंगू फीवर होता है। ट्रांसमिट किससे होता है? ट्रांसमिट जो होता है वो एडिस मॉस्किटो, एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो भी बोल सकते हैं, एडिस मॉस्किटो भी इसको बोल सकते हैं। तो डेंगू जो है एडिस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है। ओके, चलिएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर प्लेटलेट डिक्रीज देखने को मिलती है डेंगू के अंदर, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल से राइट। हाँ जी, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अडल्ट इज डिक्लेयर टू बी ओबेज इफ़ द BMI इज़ मोर देन। एक अडल्ट है, ओके, क्या देखने को मिल रहा है? डिक्लेयर कर दिया उसको, यानी घोषित कर दिया ओबेज, यानी मोटापा या बड़ा है, मोटा है। ओके, हेल्थी नहीं है, ओबेज घोषित किया है उसको। तो उसकी BMI कितनी होगी? बॉडी मास इंडेक्स। BMI की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। ये जो है अपने ओबेसिटी को असेस करने के लिए BMI काउंट की जाती है। तो यहाँ पे 20, 25, 30 और 35 है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल से आप सभी का सही जा रहा है, वो है ऑप्शन सी 30 है। अगर रेंज आ रही है BMI की तो वो ओबेस के अंदर काउंट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि BMI का फॉर्मूला कौन सा यूज़ में लेते हैं। BMI जैसे ही काउंट करनी हो फॉर एग्जांपल, तो उस पेशेंट का वेट देख लीजिए किलो के अंदर, केजी के अंदर उसका वेट देखिए कितना केजी है, और उसको जो है भाग कर दीजिए उसकी जो हाइट है उसको मीटर स्क्वायर के अंदर करके। ओके, मीटर स्क्वायर के अंदर करके उसका भाग दे दीजिए, जितनी रीडिंग आ रही है उसको काउंट कर दीजिएगा। अगर 30 आ रही है तो वो ओबेस के अंदर है, 30 से कम है तो वो नॉर्मल कंडीशंस हो सकती है। ओके,
चलिएगा, इसकी भी अलग अलग रीडिंग्स होती है, वो अपन किसी अलग वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। एक बीएमआई का फॉर्मूला एक और रहता है, वो भी आपको बता देते हैं। वेट रहता है ये, इसके अंदर LBS यानी पाउंड के अंदर काउंट करेंगे, और इसको भाग जो देंगे वो हाइट जो है वो इंच स्क्वायर के अंदर देते हैं। हाइट को किसके अंदर, इंच स्क्वायर के अंदर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 703 से। ये इसका सेकंड वाला फॉर्मूला जो है बीएमआई का होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ओबेज वाला कंडीशंस है, तो ओबेज के अंदर क्या होता है 30 से अबो या 30 जो है बीएमआई देखने को मिलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या रहता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी, कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव एरर और ग्लूकोमा। फटाफट आंसर करके बताइएगा, ब्लाइंडनेस इंडिया के अंदर कौन सी होती है मोस्ट ऑफ? चलिए, कैटरैक्ट सभी को पता है, इस चीज़ का बेसिक क्वेश्चन है आज। तो कैटरैक्ट जो है मोस्ट ऑफ ब्लाइंडनेस का कारण रहता है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर लेंस क्या हो जाता है, ब्लड लेंस हो जाता है। लेंस जो होता है आइज़ का वो धुंधला हो जाता है, ओके, और उसके अंदर केराटिन प्रोटीन्स वगैरह होती है, वो एक्यूमुलेट होकर वाइटिस बन जाता है वो, ओके। तो वो है कैटरैक्ट वाली कंडीशन, और कैटरैक्ट जो है ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कारण रहता है इंडिया के अंदर, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड। नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया। इंक्रीज ऑफ नंबर बढ़ रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नंबर बढ़ रहे हैं सेल्स के, उसको बोला जाता है क्या? हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया और हाइपरप्लेजिया। चलिएगा, हाइपरप्लेजिया जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है? नंबर बढ़ते हैं सेल्स के, ओके, साइज़ बढ़ता है हाइपरट्रॉफी के अंदर। इसके अंदर क्या बढ़ेगा? साइज़ बढ़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इज कॉल्ड हाइपरप्लेजिया। ऑप्शन डी है वो बिल्कुल से राइट आंसर आपका, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए हेल्थी मैन हु वेट 70 kg द टोटल बॉडी वाटर इज अप्रॉक्स। यानी 70 किलो का कोई इंसान है तो उसके अंदर वाटर कितना होगा? उसकी बॉडी के अंदर फ्लूइड जो है, वाटर है, वो कितना होगा? 22 लीटर्स, 32 लीटर्स, 42 लीटर्स और 52 लीटर्स। सभी का बिल्कुल से राइट आंसर बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया की बात करते हैं, वो अलग रहता है। अगर चाइल्ड की बात करें, अडल्ट की बात करें और ओल्ड की बात करें, ओके। तो यहाँ पे चाइल्ड के अंदर जो बॉडी वेट होता है उसका 70% प्लस जो है वाटर होता है उसके अंदर, ओके। अडल्ट के अंदर बात करते हैं तो 60% जो है वाटर होता है टोटल बॉडी वेट का। चाइल्ड के अंदर जो 3 साल या 3 साल से 5 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उसके अंदर 70% तक जो वाटर होता है, और अडल्ट के अंदर 60% बॉडी वेट का, जितना भी बॉडी वेट है उसका 60% वाटर होता है। और ओल्ड के अंदर बात करें तो 50% जो वेट है उसका टोटल, उसका 50% जो है वाटर पाया जाता है, ओके। तो एक 70 किलो का इंसान है यहाँ पे, तो ये है अडल्ट, हेल्थी मैन है, अडल्ट है। तो अडल्ट के अंदर हमने बताया कि 60% रहता है, 60% रहता है। तो 0 से 0, 7 6 का 42, ये है देख लीजिएगा 42 लीटर जो है फ्लूइड हो गया आपका। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल से राइट आंसर बनता है, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑफ दिस इमेज। इस इमेज का नाम बताना है आपको कि ये क्या है। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। इस इमेज को आसानी से देख सकते हो आप कि भाई इस इमेज को क्या बोलते हैं। फ्रेंड्स इसको क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर की जब सर्जरी होती है उस टाइम यूज में लेते हैं, ओके। और इसको बोला जाता है टी ट्यूब। बिल्कुल से सही आ रहा है सबके सब। टी ट्यूब बोला जाता है, जो कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी के अंदर मोस्ट ऑफ इसका यूज में लिया जाता है, ओके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए क्लास हो गई एंड फ्रेंड्स, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। ओके, और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस का आपको कमेंट करना है वो क्लास एंड होने के बाद में करना है। अगर आपका कमेंट यूनिक रखना है यानी लॉन्ग टाइम तक रखना है, वीडियो के हर एक टाइम एनी टाइम रखना है, हर एक बंदा देखे और हम भी पता चले हमें भी, तो आपको उस टाइम देना है। अभी लाइव के अंदर दे रहे हो तो हम काउंट नहीं करेंगे। नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ डिजॉक्सिन, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ नॉर्मल सीरम थ्योरेटिक लेवल कितना रहता है डिजॉक्सिन ड्रग्स का। ओके, ये आपको कमेंट करके बता देना है। कल की क्लास के अंदर अपन फिर बताएंगे इसके बारे में, डिजॉक्सिन की सीरम थ्योरेटिक लेवल कितना होता है, तो आपके अनुसार क्या बनना चाहिए आंसर इसका, कमेंट करके हमें बताना। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।